हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी के पार्ट के अनुवांशिकी एवं जैव विकास के लेसन का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि यक्ष से गुणसूत्र पर यक्ष जीन के कमी से होने वाले रोग, जिसमें बताया गया था कि एक्स जीन की कमी से दो रोग होते हैं। नंबर 1 वर्ण अंधता और नंबर 2 हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। आज हम सब वर्ण अंधता रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस रोग का पता लगाया था हॉर्नर ने 1876 में। उन्होंने बताया था यह आनुवांशिक रोग के लक्षण क्या हैं। वर्ण अंधता रोग में क्या होता है, लक्षण है कि व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसमें व्यक्ति का क्या है, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता। व्यक्ति के सामने सभी रंग रख दिया जाए तो वो बता देगा, केवल वो लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाएगा कि इसमें लाल का क्या है और हरा क्या है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ऐसे व्यक्ति को जो वर्ण अंधता से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो यक्ष गुणसूत्र पर यक्ष जीन की कमी से होने वाले रोग जैसे हीमोफीलिया था, वैसे सेम वही लक्षण, केवल इसका लक्षण अलग है और आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं सेम वैसे ही है। जैसे क्या होता था कि एक्स जीन पर अगर वर्णधानता है तो वह नर क्या होगा, रोगी होता है। अगर मादा के केवल एक एक्स गुणसूत्र पर है तो वह मादा क्या होगी, वाहक होगी। अगर मादा के दोनों एक्स पर है तो वह मादा क्या होगी, रोगी होगी। अगर यक्ष पर नहीं है, यानी यक्ष पर नहीं है प्रधानता, तो वह नर क्या होगा, यक्ष वाई पाया तो नर सामान्य होगा। मादा के दोनों एक्स पर भी नहीं पाया जाएगा तो वह मादा भी क्या होगी, सामान्य होगी। अब जिस तरह हम सब हीमोफीलिया रोग का क्रॉस कराते थे, उसी तरह हम सब इस रोग के बारे में कराएंगे। अब हम सब देखेंगे इसको क्रॉस करा के। मान लीजिए कोई नर जो सामान्य है इस रोग, उसके अंदर यह रोग नहीं है, अगर उसकी शादी इस रोग के वाहक स्त्री से होती है तो उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा। तो नर सामान्य है तो लिखेंगे यक्स वाई, और वाहक स्त्री है तो उसके एक्स पर इसके जीन पाए जाएंगे। ये इसके हो गए जनक, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक जब बनेंगे तब आएगा एक्स वाई। इसमें भी ऐसे होगा।
ये इसके हो गए युग्मक, इनके बीच क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर डबल एक्स है, लेकिन एक एक्स पर इस रोग के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो यह मादा क्या होगी? वाहक होगी। जो यह मादा होगी वाहक होगी। यहाँ पर यह मादा क्या होगी? सामान्य होगी। यहाँ पर ये नर के एक एक्स पर पाया जा रहा है इसके लक्षण, तो यह क्या होगा? यह नर रोगी होगा। और यहाँ पर किसी पर भी नहीं पाए जा रहे हैं, तो यह नर क्या होगा? सामान्य होगा। इसी तरह हम कई प्रकार के हल कर सकते हैं या क्रॉस करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री इस रोग की रोगी है और नर भी रोगी है, तो उसके सभी संतानों में यह रोग के लक्षण कैसे होंगे? इसी तरह हम हल कर सकते हैं। अब आप लोग इसको हल कर कर देखेंगे। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है जेनेटिक्स मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ। अभी तक हमने अध्ययन किया कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। अब हम सब अध्ययन करेंगे कि इन लक्षणों को ले जाने वाला कोई पदार्थ तो होगा, कोई माध्यम तो होगा, तो उसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो कोई पदार्थ जो होगा वो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, तो उस पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वह पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर ने। और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। न्यूक्लिन क्यों दिया था? उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल की जो मात्रा होती है केंद्रक में सबसे ज़्यादा होती है, और केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसी आधार पर इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। बाद में वैज्ञानिक आए अल्टमान, और इसके अंदर कुछ अम्लीयता की प्रवृत्ति देखा कुछ अम्लीय है, तो उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर ने की थी। फिर पूछा जाता है उन्होंने क्या नाम दिया था? तो न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों दिया था? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा केंद्रक में सबसे ज़्यादा होती है। और न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? तो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था अल्टमान ने। बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 DNA और नंबर 2 RNA, जिसको हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक। अभी हमने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है और डीएनए किन किन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है और किन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो डीएनए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, लवक में डीएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। आरएनए की मात्रा कोशिका द्रव्य में। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य किन जीवों में करता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य किन जीवों में करता है? तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य सभी जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में करता है। केवल कुछ विषाणु को छोड़कर, जैसे HIV, TMB, इन्फ्लुएंजा, पोलियो के वायरस, इन सब में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य डीएनए नहीं आरएनए करता है। पूछा भी अगर जाए कि डीएनए की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक में। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य किन में करता है? तो डीएनए सभी सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, केवल कुछ विषाणुओं को छोड़कर, जैसे HIV के जो विषाणु हैं या वायरस कहें, और TMB के, इन्फ्लुएंजा के, पोलियो के जो वायरस हैं, इनमें आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। अब हम सब देखेंगे कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है। अब हम सब डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। श्रृंखला का बना होता है। डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए द्विकुंडलित होता है। इसको वाटसन और क्रिक ने बताया था, आगे हम सब अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानें कि डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसी ये कुंडलन है, इसी पर न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दर्शाए गए होते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 नाइट्रोजनी क्षार,
पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पॉली मतलब होता है बहुत से, तो बहुत से ना एक। सबसे पहले हम जाने एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो हम बहुत से के बारे में जान जाएंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह। अब नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन। नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरामिडीन। तो प्यूरीन के जो क्षार होते हैं वो होता है एडेनिन और गोवानिन। इसको ये से दर्शाते हैं, इसको जी से। पिरामिडीन जो होते हैं, पिरामिडीन में जो क्षार होते हैं वो तो होता है थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह। फिर नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन के कौन से क्षार हैं, तो एडेनिन और गोवानिन। और पिरामिडीन के थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब यहाँ पर हम जाने कि डीएनए या आरएनए में जो क्षार पाए जाते हैं वो 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए में जो क्षार पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे एडेनिन, गोवानिन, थायमीन और साइटोसिन। यूरेसिल इनमें नहीं पाया जाता है। और आरएनए में जो क्षार पाए जाएंगे वो एडेनिन, गोवानिन और साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा, उसमें थायमीन नहीं पाया जाता है। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। अंतर अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन से क्षार पाया जाता है, तो एडेनिन, गोवानिन, थायमीन, साइटोसिन। और आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है, एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब हमने नाइट्रोजनी क्षार के बारे में जाना। अब पेंटोज शर्करा जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, एक होता है राइबोज शर्करा। अब यहाँ पर भी जाने, ऐसे क्षार जैसे अलग है ऐसे यहाँ पे कि कौन सा शर्करा डीएनए में पाया जाता है, कौन सा शर्करा आरएनए में। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है डीएनए में और राइबोज शर्करा पाया जाता है आरएनए में। यहाँ पर भी अगर अंतर पूछा जाए तो हम ध्यान रखेंगे। और फास्फेट समूह जो होता है ये पाया जाता है PO4 के रूप में। अब न्यूक्लियोटाइड को दर्शाना होगा तो कैसे हम दर्शाते हैं, हम देखेंगे। मान लीजिए डीएनए है, अब हम सब देखेंगे। मान लीजिए कोई डीएनए है, मान लीजिए कोई डीएनए है। अब हमने पता लगाया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो जाना कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने चीज़ें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। फिर उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब ये कैसे दर्शाते हैं। अंदर के तरफ जो होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड को दर्शाना होगा
तो अंदर की तरफ होगा नाइट्रोजनी क्षार, ऊपर होगा फास्फेट समूह और पेंटोस शुगर। ये आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब डीएनए पर ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, तो ये यहाँ पर एक, और बहुत से जब बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पूछा जाता है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा, मतलब डीएनए के बारे में पढ़े तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के किस कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है और किस कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा में अंतर क्या है, फिर हम देखेंगे एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। हमने देखा कि पेंटोस शर्करा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोस शर्करा और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो ये जो शर्करा होते हैं पंच कार्बनीय होता है, इनमें 5 कार्बन पाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन पर जो होगा वो OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं पाया जाता है, और राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन पर OH क्या होता है, ग्रुप पाया जाता है। बस खाली इन दोनों में यही अंतर है और सेम वैसे होते हैं। अब बात हो रही थी कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह। अब मान लीजिए क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड पर ये जो पेंटोस शर्करा है उसके पहले कार्बन पर OH समूह हटकर यहाँ पर जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षार, और 5वां जो कार्बन है, जैसे 1 2 3 4 अरे 5वें कार्बन पर OH समूह हटकर यहाँ पर जुड़ता है आपका PO4 यानी फास्फेट समूह। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, हमें डीऑक्सीराइबोस पढ़ रहे थे, इस पर हम देखेंगे क्या होता है। इसके पहले कार्बन पर जो होंगे वहाँ पर OH समूह हटकर जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षार, और 5वें जो कार्बन पर होगा वहाँ पर भी OH समूह हटकर जुड़ता है यहाँ पर फास्फेट समूह। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हम जानते हैं। तो ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह। आपका ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता है कि पेंटोस शर्करा के किस कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, तो पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, और किस कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ता है, तो 5वें कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ता है। हम ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे का टॉपिक है वाटसन तथा क्रिक के डीएनए का मॉडल। तो उसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।